इस पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यूपीएससी नोट्स 1। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों नीतियों का मिलाजुला मॉडल अपनाया, जिसमें सरकारी नियंत्रण और निजी क्षेत्र दोनों को अवसर दिए गए। 2. अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक। 1. कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। लगभग 50% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान धीरे धीरे घट रहा है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, जिससे खाद्यान्न की कमी दूर हुई। 2. उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिकरण भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्तंभ रहा है। इसमें भारी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग शामिल है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। 3. सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र भारतीय जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसमें आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म और रिटेल प्रमुख हैं। भारत वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरा है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। 3. आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की शुरुआत की। इसके माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुधारने के प्रयास किए गए। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देना था। 1. हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति ने कृषि में आधुनिक तकनीक और उच्च उपज वाली बीजों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि की। 2. औद्योगिक नीतियां। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई, जिससे विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। 4. अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे। 4.1 गरीबी, पावर्टी। भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का स्तर अलग अलग है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मनरेगा, मैग्नरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए यह योजना लागू की गई, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमए। गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई। 4.2 बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की दर भारत में एक बड़ी चुनौती है, खासकर युवाओं में। सरकार ने कौशल विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। 4.3 मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की मौद्रिक नीतियां मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। 4.4 राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है। इसे संतुलित करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। 5. भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा यह देश में बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करता है। एक मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को संतुलित रखने के लिए आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और अन्य साधनों का उपयोग करता है। 2. बैंकिंग प्रणाली का नियमन। आरबीआई बैंकों की तरलता और कैपिटल आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करता है। 6. बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट इकोनॉमिक सर्वे। प्रत्येक वर्ष सरकार केंद्रीय बजट पेश करती है, जिसमें राजस्व और व्यय का विवरण होता है। यह सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं और प्राथमिकताओं का रोड मैप होता है। बजट 2 मुख्य भागों में विभाजित होता है। 1. राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, जिसमें कर, टैक्स और गैर कर, नॉन टैक्स राजस्व शामिल होते हैं। 2. पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट, जिसमें दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और निवेश का प्रावधान होता है। 7. वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उभरती हुई शक्ति है। 1991 के बाद उदारीकरण की नीतियों ने भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया है। आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्तर पर प्रमुखता बढ़ी है। एक डब्ल्यूटीओ भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, जो वैश्विक व्यापार के नियम और विनियम तय करता है। भारत का रुख विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने का रहा है। 2. एफडीआई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं।
इसमें 100% FDI की अनुमति वाले कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 8. अर्थव्यवस्था से जुड़े सरकारी कार्यक्रम। 1. मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया भारत में निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। 2. आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह पहल आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार के लिए इसे शुरू किया गया था। 3. स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई, जिससे युवाओं को अपनी कंपनियों को स्थापित करने में मदद मिले। निष्कर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था एक जटिल लेकिन मजबूत अर्थव्यवस्था है, जिसने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए आर्थिक सुधारों और नीतियों का सही दिशा में क्रियान्वयन आवश्यक होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के गहन अध्ययन के लिए विस्तृत नोट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विस्तृत, जटिल और विविधतापूर्ण संरचना है। इसका इतिहास, विकास और वर्तमान परिदृश्य समझने के लिए हमें विभिन्न अवधारणाओं, नीतियों और योजनाओं पर ध्यान देना होगा, जो भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करते हैं। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, जब भारत व्यापार, कृषि और शिल्पकला में समृद्ध था। मध्यकाल में मुगल काल और उसके बाद औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान बन गई और औद्योगिक विकास बाधित हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नियोजन और सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से खुद को पुनर्गठित किया। औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन के तहत भारत को मुख्य रूप से कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला उपनिवेश बना दिया गया था। इसने भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया, जबकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का लाभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद की योजनाएं। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समग्र विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। 2. पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मार्ग चुना। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और कृषि में सुधार करना था। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित, इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में भारी उद्योगों और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें स्टील, ऊर्जा और अन्य भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी वृद्धि की और भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास करना था, लेकिन 1991 में आर्थिक संकट के कारण भारत को नई आर्थिक नीतियों को अपनाना पड़ा। 3. 1991 के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 में भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना कर रहा था। इस संकट के समाधान के लिए भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन (LPG) की नीतियां अपनाईं। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, भारतीय बाजार को विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया। इसमें लाइसेंस राज का अंत किया गया, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया और कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारत ने वैश्विक बाजारों के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत किया, जिससे विदेशी निवेश और तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा। 4. अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र। 4.1 कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है, लेकिन समय के साथ इसका जीडीपी में योगदान घटता जा रहा है। फिर भी कृषि पर आधारित गतिविधियां देश की ग्रामीण आबादी के जीवन का प्रमुख हिस्सा है। हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति के तहत नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया गया, जिससे अनाज उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। वर्तमान कृषि समस्याएं। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में कई समस्याएं उभरी हैं, जैसे किसान कर्ज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की उचित दर। 4.2 उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग शामिल होते हैं, जो देश के विकास को गति प्रदान करते हैं। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई यह योजना भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। औद्योगिक नीतियां। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सुधार लागू किए, जैसे जीएसटी, जो कर प्रणाली को सरल बनाता है और औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। 4.3 सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र भारतीय जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान करता है। यह आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर और शिक्षा जैसी सेवाओं को कवर करता है। आईटी और बीपीओ उद्योग। भारत का आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रमुख है। भारत आईटी सेवाओं का प्रमुख निर्यातक बन चुका है। सेवा क्षेत्र की चुनौतियां। सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से कम है, जिससे इसमें विकास के बावजूद बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। 5. भारत के प्रमुख आर्थिक मुद्दे 5.1 गरीबी और असमानता, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत ने कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना और मनरेगा। फिर भी गरीबी और असमानता की दर अभी भी उच्च है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता व्यापक रूप से देखी जाती है। 5.2 बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन चुनौतीपूर्ण है। तकनीकी सुधारों और स्वचालन के कारण श्रम आधारित रोजगार कम हो रहे हैं। कौशल विकास योजनाएं। भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के प्रयास किए हैं। 5.3 मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव आम नागरिकों की क्रय शक्ति पर पड़ता है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति का सहारा लेता है, जिसमें ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। 6. नवीनतम आर्थिक सुधार और योजनाएं। 6.1 आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। 1. अर्थव्यवस्था। आयात पर निर्भरता कम कर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। 3. सिस्टम। पारदर्शी, तकनीकी आधारित शासन। 4. डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी लाभ को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना। 5. डिमांड। घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना। 6.2 मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 6.3 डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, ई गवर्नेंस को बढ़ावा और ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 7. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका है। भारतीय निर्यात में आईटी सेवाएं, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स का प्रमुख योगदान है। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है, जो वैश्विक व्यापार नियमों का निर्धारण करता है। 8. संपूर्ण निष्कर्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन का अध्ययन करता है। यह मानव व्यवहार, विशेष रूप से जब संसाधन सीमित हों, को समझने और व्याख्या करने की कोशिश करता है। नीचे अर्थशास्त्र के कुछ प्रमुख अवधारणाएं दी गई हैं। 1. मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मांग, डिमांड। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी विशेष मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इसे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, कहा जाता है। आपूर्ति, सप्लाई। आपूर्ति वह मात्रा है जिसे विक्रेता किसी विशेष मूल्य पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है, और जब कीमत घटती है तो आपूर्ति कम हो जाती है। इसे आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, कहा जाता है। संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यह वह बिंदु है जहां मांग और आपूर्ति बराबर होते हैं। इस बिंदु पर बाजार स्थिर होता है और कीमत स्थिर होती है। 2. संपूर्ण उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। संपूर्ण उत्पादन वह मात्रा है जिसे एक फर्म संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करती है। उत्पादन के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, कृषि, खनन और मत्स्यपालन जैसे कार्यों से संबंधित; द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, विनिर्माण और उद्योग से संबंधित; तृतीय क्षेत्र, टर्टरी सेक्टर, सेवाओं से संबंधित, जैसे बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। 3. लागत, कॉस्ट। लागत किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए खर्च की गई राशि को दर्शाती है। मुख्य लागत प्रकार हैं: स्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट,
वह लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ नहीं बदलती, जैसे किराया। चर लागत वेरिएबल कॉस्ट वह लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है, जैसे कच्चे माल की लागत। 4. अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत वह लाभ है जिसे किसी विशेष विकल्प को चुनने के कारण छोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 1,000 रुपए से एक किताब खरीदते हैं तो उस 1,000 रुपए का दूसरा उपयोग अवसर लागत कहलाएगा। 5. बाजार संरचना मार्केट स्ट्रक्चर अर्थशास्त्र में बाजार संरचना 4 प्रकार की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन इसमें कई विक्रेता होते हैं और सभी एक ही प्रकार की वस्तु बेचते हैं। यहाँ पर मूल्य नियंत्रण संभव नहीं होता। अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन इसमें कुछ विक्रेता होते हैं और वे अपनी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। एकाधिकार मोनोपोली इसमें केवल एक विक्रेता होता है जो पूरी तरह से बाजार को नियंत्रित करता है। एकाधिक विक्रेता ओलिगोपोली इसमें कुछ विक्रेता होते हैं और बाजार पर उनका प्रमुख प्रभाव होता है। 6. राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। इसे मापने के 3 प्रमुख तरीके हैं। सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर। शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी जीडीपी में से मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त होता है। 7. मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति उस स्थिति को दर्शाती है जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। मुद्रास्फीति के मुख्य कारण हैं मांग खींच मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब मांग अधिक होती है और आपूर्ति सीमित होती है। लागत धक्का मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और उत्पादक इसे उपभोक्ताओं पर डालते हैं। 8. बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार हैं। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब रोजगार केवल किसी विशेष मौसम या अवधि में उपलब्ध होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब किसी विशेष उद्योग में तकनीकी परिवर्तन या बदलाव के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यह आर्थिक चक्र के उतार चढ़ाव से संबंधित है, खासकर मंदी के दौरान। 9. राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपनाई गई नीति होती है जिसमें कराधान टैक्सेशन और सरकारी व्यय गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विकास को प्रोत्साहित करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना है। विस्तृत राजकोषीय नीति एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार खर्च बढ़ाती है या कर घटाती है ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। संकीर्ण राजकोषीय नीति कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार खर्च घटाती है या कर बढ़ाती है ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। 10. मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई द्वारा अपनाई गई नीति होती है जिसमें ब्याज दरों और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। रेपो दर रेपो रेट वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक जमा स्वीकार करता है। 11. वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण के मुख्य लाभ हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, इससे देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ता है। विदेशी निवेश वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियां अन्य देशों में निवेश करती हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 12. निजीकरण प्राइवेटाइजेशन निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्र को बेचती है। इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में सुधार लाना और कार्यक्षमता बढ़ाना है। निजीकरण से सरकारी खर्च कम होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। 13. उदारीकरण लिबरलाइजेशन उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारें व्यापार और उद्योग पर लगी पाबंदियों को कम करती हैं, जिससे निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता मिलती है। 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था। 14. गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा वह मापदंड है जो यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वहन कर सकता है या नहीं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग गरीबी में माने जाते हैं। भारत में गरीबी को मापने के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा निर्धारण किया गया है। 15.
मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI). HDI एक व्यापक मापदंड है जो किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया था और यह विभिन्न देशों के विकास की तुलना करता है। 16. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI). FDI वह निवेश होता है जिसमें एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है, जिससे उस देश में उद्योगों और सेवाओं का विकास होता है। FDI से घरेलू उद्योगों को विदेशी पूंजी, तकनीकी ज्ञान और नए बाजारों तक पहुंच मिलती है। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र केवल धन और संसाधनों के प्रबंधन। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए UPSC नोट्स 1। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों नीतियों का मिलाजुला मॉडल अपनाया, जिसमें सरकारी नियंत्रण और निजी क्षेत्र दोनों को अवसर दिए गए। 2. अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक। 1. कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। लगभग 50% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। हालांकि GDP में इसका योगदान धीरे धीरे घट रहा है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, जिससे खाद्यान्न की कमी दूर हुई। 2. उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिकरण भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्तंभ रहा है। इसमें भारी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग शामिल है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। 3. सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र भारतीय GDP का सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसमें IT, बैंकिंग, टूरिज्म और रिटेल प्रमुख हैं। भारत वैश्विक IT हब के रूप में उभरा है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। 3. आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की शुरुआत की। इसके माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुधारने के प्रयास किए गए। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देना था। 1. हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति ने कृषि में आधुनिक तकनीक और उच्च उपज वाली बीजों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि की। 2. औद्योगिक नीतियां। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई, जिससे विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। 4. अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे। 4.1 गरीबी, पॉवर्टी। भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का स्तर अलग अलग है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मनरेगा, मैग्नरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए यह योजना लागू की गई, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMA) गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने